समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक नए विषय वन अधिकार पत्रक की जानकारी मुहैया कराता हूँ, साथी सुखरंजन नंदी से। पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत में आदिवासियों और गैर आदिवासियों का जो जंगल में रहते हैं, जंगली जमीन में रहते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। साथियों, आज हम लोग वनाधिकार कानून के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी साथियों का, सभी दर्शकों का स्वागत है। सन 2006 में हमारे देश के अंदर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी कानून, वन पत्रक कानून बना हुआ था। और ये कानून हमारे देश में संप्रक सरकार, जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रक सरकार थी, जिस सरकार को वामपंथी पार्टियों ने बाहर से समर्थन किया था, उस वामपंथी पार्टियों के दबाव में हमारे देश के अंदर ये अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार पत्रक कानून 2006 में बना है। सवाल यह है कि आखिर ये कानून इसलिए बनाना पड़ा कि 1980 में हमारे देश के अंदर वन संरक्षण कानून नाम के कानून बना था, जिसमें वन को संरक्षण के लिए वहाँ पे जो निवास करते थे उनको विस्थापित किया जाता था, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गैर आदिवासी हो, जो भी जंगल के ज़मीन में काबिज थे उस समय, वो सबको विस्थापित किया जाता था। और जो जंगल के ज़मीन पे जो आदिवासी, गैर आदिवासी वनोपज संग्रहण करके जीविका निर्वाह करते थे या खेतीबाड़ी करके जीविका निर्वाह करते थे, थोड़ा बहुत मकान में बना के रहते थे, वो मकानों से उनको उजाड़ दिया जाते थे। खेतीबाड़ी में जो ज़मीन था वो ज़मीन से उसको बेदखल कर दिए जाते थे। तो उनके सामने रोजी रोटी और जिंदा रहने का एक संकट खड़ा हो गया था, जिसके कारण वामपंथी पार्टियों के दबाव में 2006 में ये कानून हमारे देश के अंदर बना है। अब इस कानून बनने के बाद, 2006 में इस कानून बनने के बाद हमारे देश में जंगल के ज़मीन में जो काबिज है, आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, जो भी जंगल के ज़मीन में काबिज है, उन सबको पट्टा के हकदार वो हो गए हैं, पट्टा उनको मिल सकता है। लेकिन आमतौर पे हम जब गांव में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, आदिवासियों से मिलते हैं या दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो ये एक चर्चा का विषय है कि ये कानून आदिवासियों के लिए बना है, गैर आदिवासियों के लिए कानून नहीं बना है। जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि इस कानून का नाम ही है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए है ये कानून। तो ये इस कानून के तहत आदिवासी या गैर आदिवासी जो भी है, जंगल के ज़मीन में काबिज है, अगर वो 13 दिसंबर 2005 के पहले जंगल के ज़मीन में काबिज है, तो उनको पट्टा के वो पात्रता रखते हैं, पट्टा के वो हकदार हो जाते हैं। लेकिन जो गैर आदिवासी हैं उनके लिए 3 शर्तें हैं पट्टा के आवेदन करने के लिए, पट्टा के हकदार के लिए। पहला शर्त यह है कि उनको या तो 75 साल से वहाँ पे निवास करना होगा या 3 पीढ़ी से उनको निवास करना होगा। दूसरा यह है कि जिस जमीन के पट्टा के लिए वो आवेदन करेंगे, उस जमीन पे वो 2005 13 दिसंबर के पहले से उस जमीन पे वो काबिज है। तीसरा यह है कि उस जमीन से वो खेतीबाड़ी करते हैं या वो निवास करते हैं। तो ये 3 शर्तें हैं। जो गैर आदिवासी लोग हैं, जंगल के ज़मीन में रहते हैं, वो तभी पट्टा उनको मिल सकता है जब वो 3 शर्तों को पूरा करेंगे। ये 75 साल या 3 पीढ़ी और 2005 13 दिसंबर के पहले जो वहाँ उस जमीन में, जिस जमीन के वो दावा करेंगे पट्टा के लिए, उस जमीन में वो खेतीबाड़ी करता हो या वो निवास करता हो। तो इसलिए इसमें कोई भ्रम और संशय नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ आदिवासी लोगों को ही ये पट्टा मिलेगा वनाधिकार कानून के तहत। जो गैर आदिवासी है, जंगल के ज़मीन में काबिज है, उनको भी पट्टा मिल सकता है, लेकिन उनके लिए 3 शर्तें हैं। और जो आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके लिए है कि 13 दिसंबर 2005 के पहले उनको रहना पड़ेगा उस जमीन में जिस जमीन के पट्टा के लिए वो आवेदन कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि बहुत सारे हमारे साथियों का ये समझदारी ये है कि शायद एक बार जो पट्टा मिल गया, अब दोबारा शायद पट्टा नहीं मिलेगा, या जिनको नहीं मिला उनको शायद अब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है,
जो भी काबिज है वो सबको पट्टा मिलेगा, वो पट्टा के हकदार हैं, वो पात्रता रखते हैं पट्टा के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ काम अपने को करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि आपको सबसे पहले आवेदन जमा करना है। आवेदन पट्टा के लिए आवेदन जमा करना है। उस आवेदन आप 2 जगह पे जमा कर सकते हैं। एक है कि आप ग्राम सभा में सरपंच के पास या ग्राम सचिव में के पास आप जमा कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जनपद पंचायत में जमा कर सकते हैं आवेदन फॉर्म। तो अगर आप ग्राम सभा में जमा करते हैं या जनपद में जमा करते हैं, दोनों जगह में से किसी एक जगह पे आपको आवेदन फॉर्म जमा करना है। लेकिन हमारे जो अनुभव है वो अनुभव बहुत ही अच्छी नहीं है। हमारा अनुभव यह है कि हर गांव में कई बार आवेदन जमा किए पंचायतों में, सरपंच सचिव आवेदन जमा करवाए हैं, लेकिन उस आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो आवेदन या तो रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया या ट्रंक में, पंचायत भवन के ट्रंक में वो सड़ गया है। जो भी हो, हमारा जो अनुभव है, लोगों का जो अनुभव है, जो हमारे साथ साझा किए हैं, वो ये है कि लोगों ने 2 बार 3 बार 4 बार तक आवेदन फॉर्म जमा किए पट्टा के लिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो जब हमने ये जानकारी हमारे पास आया तो हमने ये लोगों से पूछा कि आपने जब आवेदन फॉर्म जमा किए तो उसकी क्या सबूत आपके पास है। तो आवेदक लोगों के पास कोई सबूत नहीं था कि उन्होंने आवेदन जमा किए। तो हमारा कहना ये है कि जो भी साथी आवेदन जमा करेंगे पट्टा के लिए, वो अपना सबूत जरूर ले कि उसने आवेदन जमा की। और वो सबूत क्या होगा? वो सबूत होगा कि जब आप आवेदन जमा करेंगे उसकी एक पावती आपको वो देंगे जिसके पास आप आवेदन जमा करने जा रहे हैं। चाहे वो सरपंच के पास अगर आप जमा कर रहे हैं तो सरपंच पावती देगा, सील लगा के, हस्ताक्षर करके। अगर आप गांव के सचिव के पास जा रहे हैं जमा करने तो सचिव सील लगा के, हस्ताक्षर करके आपको पावती देगा। अगर आप जनपद पंचायत में जमा कर रहे हैं तो जनपद पंचायत के जो प्राधिकृत अधिकारी होगा, संबंधित अधिकारी होगा, वो हस्ताक्षर करके सील लगा के आपको वो पावती देगा। अब ये पावती इसलिए लेना है कि आपने दावा किए हैं, ये सबूत आपके पास है। नहीं तो आपका पास कोई सबूत नहीं है। आप सिर्फ फॉर्म जमा कर दीजिए, आवेदन जमा करके पंचायत में जमा कीजिए, जनपद में जमा कीजिए, लेकिन आपके पास अगर पावती नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप कभी भी यह साबित नहीं कर सकते कि आपने पट्टा के लिए आवेदन किए थे। इसलिए यह अनिवार्य शर्त है कानून के नियम के मुताबिक कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं पट्टा के लिए तो आप उसके लिए पावती लीजिए। अच्छा, ये पावती जो है ये एक अस्थायी पट्टा का काम आपका करेगा। कि जैसे मान लीजिए कि आपके आवेदन पे ग्राम सभा ने आपके खिलाफ फैसला सुनाया, यानी ये निष्कर्ष निकाला ग्राम सभा ने कि आप पात्रता नहीं रखते हैं, और अगर ये निष्कर्ष होता है, आप अगर उस फैसले से सहमत नहीं होते हैं तो आप फिर ऊपर में जाके अपील कर सकते हैं। जनपद पंचायत में आप अपील कर सकते हैं कि ग्राम सभा के इस फैसले से मैं असहमत हूँ, इन कारणों से ये सही नहीं है, इसलिए आप जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन अपील कब कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये सबूत होगा कि आप पट्टा के लिए आवेदन जमा किए थे। और वो सबूत क्या है? वो सबूत है आपका पास जो रखा हुआ पावती है। इसलिए पावती लीजिए और पावती को संभाल के रखिए। अब सवाल यह है कि ग्राम सभा आपके आवेदन पर कितने दिन के अंदर कार्रवाई करेगा, ये सवाल है। हम देख रहे हैं 5 साल 6 साल पहले भी लोगों ने ग्राम सभा में आवेदन जमा किए पट्टा के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इस कानून के मुताबिक, जो कानून 2006 में बना है, उस कानून के मुताबिक जिस दिन आप आवेदन जमा करेंगे या जिस दिन गांव वाले ग्रामीण आवेदन जमा करेंगे, उस आवेदन जमा करने के 3 महीने के अंदर ग्राम सभा में इसके बारे में चर्चा होगी, शुरुआत होगी, प्रक्रिया शुरू होगी। कि 3 महीने से ज़्यादा वो समय नहीं ले सकते हैं, और अगर समय लेंगे तो उसका कारण उनको बताना पड़ेगा कि इन कारणों से 3 महीने से ज़्यादा समय लग रहा है। तो कम से कम न्यूनतम 3 महीना, अधिकतम 3 महीना का समय है, जिस समय में आपके आवेदन पे ग्राम सभा कार्रवाई करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और वो जो ग्राम सभा जिसमें आपके आवेदन पर चर्चा होगी, या गांव वाले जितने भी लोग आवेदन जमा किए उनके आवेदनों पे जब चर्चा होगी कि आपको पट्टा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या आपके आवेदन पे जब चर्चा होगी, उस चर्चा में जितने लोग आवेदन किए हैं, मतलब आवेदक या आवेदक के कोई प्रतिनिधि के उपस्थिति में ग्राम सभा में चर्चा होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप आवेदन किए हो और आपको पता ही नहीं है, आपको अंधेरे में रख के ग्राम सभा कोई मीटिंग करके ग्राम सभा के बैठक में आपके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित कर ले रहा, ऐसा नहीं होगा। ग्राम सभा की जो बैठक होगी, उस बैठक में आप या आपके कोई प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे,
उपस्थित रहेंगे और आप लोगों की उपस्थिति में ही ग्राम सभा में फैसला होगा, निर्णय होगा। जो भी निर्णय होना है वो निर्णय आप लोगों के मौजूदगी में होना है। आपके गैर मौजूदगी में कोई फैसला ग्राम सभा में होगा तो वो मान्य नहीं होगा। अब सवाल यह है कि जैसे मान लीजिए ग्राम सभा में आपके खिलाफ कोई फैसला होता है, मान लीजिए जिस फैसले से आप सहमत नहीं हो, तो आपको 60 दिन के अंदर, और हाँ इसमें एक बात और एक है कि ग्राम सभा में जो भी फैसला होगा वो फैसला लिखित रूप से आपको ग्राम सभा अवगत करवाएगा, लिखित रूप से आपको अवगत करवाएगा क्या फैसला हुआ। अगर वो आपके खिलाफ कोई फैसला होता है तो आप 60 दिन के अंदर आप ऊपर की जो कमेटी है वनाधिकार से संबंधित, पत्रक से संबंधित, खासतौर पे जनपद पंचायत में है वो, वहाँ पे आप आवेदन कीजिए, अपील कीजिए, और वो 60 दिन के अंदर आपको अपील करना पड़ेगा जब वो लिखित जानकारी आपको देंगे। तो अगर मान लीजिए कि जनपद पंचायत में भी आपके खिलाफ कोई फैसला होता है तो आप जिला स्तर पे जो अधिकारी है उनको आप दीजिए आवेदन, लेकिन वो 60 दिन के अंदर, फैसला होने के 60 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा। जिला में भी अगर आपके खिलाफ आवेदन होता है तो आप राज्य स्तर पे जो अधिकारी है उनको आप अपील कर सकते हैं। राज्य स्तर का अधिकारी भी आपके खिलाफ कोई फैसला करता है तो आप न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो ये जो पूरी जो लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, उस दरमियान अगर आपके पास आवेदन के पावती आप रखे हो तो आपको अपने जमीन से, आपके जमीन से कोई आपको बेदखल नहीं कर सकता जब तक ये पूरी प्रक्रिया का अंतिम निष्कर्ष नहीं आ जाता है। तो इसीलिए ये जो पावती है ये एक प्रकार का आप बोल सकते हैं अस्थायी पट्टा के रूप में आपका काम करेगा। इसलिए आप आवेदन कीजिए, आवेदन जमा करने के बाद आप पावती लेके संभाल के रखिए, यह एक अस्थायी पट्टा के रूप में काम करेगा। यह आपका सबूत रहेगा कि आपने पट्टा के लिए आवेदन जमा किए हैं, उस पर अभी कार्रवाई चल रही है, ये वो प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है, इसलिए आपको उस जमीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता। अब सवाल है कि जब आप आवेदन करेंगे क्या क्या दस्तावेज उसमें लगाना है, क्या क्या दस्तावेज शामिल करना, संलग्न करना है आवेदन के साथ। सबसे पहले तो यह है कि आप अपना राशन कार्ड को संलग्न कर सकते हैं। जो जनजाति समाज के लोग हैं या जो आदिवासी है वो आपके जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है उनको। जाति प्रमाण पत्र चाहे वो स्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है आवेदन के साथ। राशन कार्ड संलग्न करना है। मतदाता परिचय पत्र है तो मतदाता परिचय पत्र आपको संलग्न करना है, और आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी संलग्न करना है। लेकिन आधार कार्ड उतना ज़्यादा ये नहीं है, आवश्यक नहीं है, आधार कार्ड नहीं होने से भी चलता है, लेकिन राशन कार्ड, परिचय पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये 3 चीज आप जरूर संलग्न कीजिए। इसके साथ जो महत्वपूर्ण 2 चीज है अगर आपके पास है तो आप जिस जमीन के दावा कर रहे हैं पट्टा के लिए, उस जमीन पे अगर कभी पीओआर कटा हो या उस जमीन पे कभी कोई केस चला हो, मामला चला हो कोर्ट में, न्यायालय में, तो उसका जो कागज है, चाहे वो आपके खिलाफ ही फैसला क्यों ना हो न्यायालय में, अगर कोई कागज आपके पास है, न्यायालयीन कोई कागज अगर आपके पास है, पीओआर का कोई रसीद अगर आपके पास है, तो आप ये दोनों में से कोई एक चीज जो भी आपके पास है वो आप जरूर आवेदन के साथ संलग्न कीजिए। इसमें हमारे बहुत सारे साथियों का ये एक भ्रम है कि अगर पीओआर जमा करेंगे उसमें तो फाइन कटा है, वो तो मेरे खिलाफ जाएगा, मेरे को पट्टा नहीं मिलेगा। नहीं, न्यायालय में आपके खिलाफ फैसला हो या पीओआर कटा हो, वो जो पीओआर का रसीद है या आपका जो न्यायालयीन कागज है वो फैसला आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, वो दोनों कागज ये साबित करेगा कि आप 2005 13 दिसंबर के पहले उस जमीन में काबिज थे। यह साबित करने के लिए दोनों कागज बहुत महत्वपूर्ण है। वो सरकारी दस्तावेज है, उसको कोई खारिज भी नहीं कर सकता। इसलिए ये दोनों कागज अगर किसी के पास भी है तो दोनों कागज को जरूर आप आवेदन के साथ दोनों कागज के फोटोकॉपी आवेदन के साथ संलग्न जरूर कीजिए। वो आपके दावे को और ज्यादा पुख्ता करेगा, कमजोर नहीं करेगा। तो इसलिए भ्रम जो बनी हुई है पीओआर और न्यायालय के कागज के संबंध में, इस भ्रम को हमें दूर करना चाहिए और स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये दोनों कागज अगर किसी के पास है तो दोनों कागज आप जरूर जमा कीजिए। ये तो हो गया जनजाति समाज के जो लोग हैं या आदिवासी लोग हैं जो पट्टा के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए। लेकिन जो गैर आदिवासी है वो क्या करेंगे? जो गैर आदिवासी है उनको जाति प्रमाण पत्र तो नहीं लगेगा उनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, अगर राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र अगर उनके पास है तो वो मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड जरूर जमा करें। उसके साथ उनको जो करना है वो ये है कि गांव के कोई बुजुर्ग जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग है उनसे लिखवाना है कि आप 75 साल से उस गांव में निवास करते हो। ये 3 चीज
डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपको जोड़ना है। इसके साथ अगर पीओआर कटा है या आपका भी न्यायालय में कोई कागज है तो वो भी आप जरूर इसके साथ संलग्न कीजिए। लेकिन इसमें जो बात यह है कि आप जिस जमीन में काबिज है या जिस जमीन में आप जो है पट्टा की मांग कर रहे हैं, जिस जमीन का, इसमें यह कानून में यह कहीं नहीं लिखा है कि उस जमीन में आपको 75 साल या 3 पीढ़ी से रहना है। आप गांव में निवास करते हैं 75 साल से या 3 पीढ़ी से, और उस जमीन, जिस जमीन में आप दावा कर रहे हैं, जिस जमीन के पट्टा के लिए आप दावा कर रहे हैं, उस जमीन में आप 13 दिसंबर 2005 के पहले से काबिज है, ये आपको साबित करना है। और 75 साल 3 पीढ़ी से आपके पूर्वज उस गांव में निवास कर रहे हैं, ये आपको साबित करना है। ये आपको वो जो बुजुर्ग जो कथन देंगे, प्रमाणित करेंगे, प्रमाण पत्र जिस बुजुर्ग आपके लिए लिख के देगा, उसमें यही लिखवाना है कि आप 75 साल या आपके 3 पीढ़ी से आप उस गांव में निवास कर रहे हैं। और पीओआर अगर आपके पास है, कानूनी जो प्रक्रिया की जो कागज अगर आपके पास है, तो वो भी आप इसके साथ जमा कीजिए। तो ये बात को आप स्पष्ट रूप से रखिए कि बहुत सारे साथियों में ये भ्रम है कि 3 पीढ़ी 75 साल से उस जमीन में काबिज होना जिसका पट्टा की मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें नियम यही है कि अगर आप वनोपज संग्रहण कर रहे हैं, आप अगर जैसे जनजाति समाज जीविका निर्वाह करते हैं वैसे ही अगर जीविका निर्वाह कर रहे हैं, आप अगर उसी जमीन, जिस जमीन के पट्टा की मांग आप कर रहे हैं, उसी जमीन के आप अगर पट्टा चाहिए तो उस जमीन में आप 2005 13 दिसंबर से पहले काबिज थे और उस गांव में 75 साल या 3 पीढ़ी से उस गांव में निवास करते हैं, ये आपको लिखवाना है। कोई गांव के बुजुर्ग है तो उससे लिखवाना है। इसमें आप लोगों को यह जानकारी होगा कि ये 2 प्रकार के पट्टे मिलते हैं, एक तो व्यक्तिगत पट्टे हैं और दूसरा सामुदायिक पट्टे हैं। सामुदायिक पट्टे के ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे आप लोगों की जानकारी के लिए। अभी हम लोग व्यक्तिगत पट्टे पे ही बातचीत कर रहे हैं। व्यक्तिगत पट्टे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक मकान, जिस जमीन पे आपके मकान बने हुए हैं उस जमीन के लिए भी पट्टा मिलेगा, और जहां पे आप खेतीबाड़ी करते हैं उस जमीन के भी पट्टा आपको मिलेगा। तो एक ही आवेदन में आपको 2 प्रकार के जमीन में अगर आप काबिज है, मतलब मकान के लिए अलग और खेती के लिए अलग, अगर 2 प्रकार के अलग अलग जमीन है, टुकड़े हैं, तो आप दोनों प्रकार के जमीन के लिए आप पट्टा के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक ही आवेदन फॉर्म में यह काम करना है। उसमें अलग अलग लिखा हुआ है, कहाँ मकान के लिए जमीन और खेती के लिए अलग अलग लिखा हुआ है। एक ही फॉर्म में आवेदन में आप आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि आवेदन के लिए कोई कागज, अलग अलग कागज में आवेदन लेते हैं। कोई बोलते हैं गुलाबी कागज चाहिए, कोई बोलता है पीला कागज चाहिए, लेकिन ऐसे कोई भ्रम की स्थिति में आप लोगों में नहीं रहना चाहिए। आवेदन बहुत ही साधारण कागज में होता है, सफेद कागज में आवेदन होता है। ये देखिए, ये आवेदन के प्रारूप है, आवेदन का फॉर्म है। ये आवेदन 2 पन्ने के होते हैं। एक पन्ना ये है आवेदन का, दूसरा पन्ना ये है। ये 2 पन्ना आपको भर के दस्तखत करके आपको जमा करना है। उसके साथ जो भी आपको मैंने बताया, जो जो दस्तावेज संलग्न करना है, इसके साथ जोड़ना है, वो सब जोड़ के आप इसको जमा कर सकते हैं। और ये है पावती। ये पावती आप जरूर लीजिएगा। ये पावती है जो तीसरे पन्ने में रहता है। इसमें सचिव दस्तखत करेंगे और या जनपद पंचायत में अगर आप जमा करेंगे तो जनपद के अधिकारी दस्तखत करेंगे। और ये पावती आप संभाल के रखिए। इस पावती में सब लिखा है कि आप क्या क्या संलग्न कर रहे हैं। इसमें आप टिक लगाते जाइएगा और ये पावती आप संभाल के रखिएगा। इसमें जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड है, मतदाता परिचय पत्र सब लिखा हुआ है। ये सब में टिक लगा के आप ये पावती अपने पास रखिए, ताकि ये पावती भविष्य में आपका काम आए पट्टा के रूप में। ठीक है, तो ये है 3 पेज का ये एक फॉर्म आता है सफेद कागज में। आप आवेदन सिंपल कर सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करके सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आप जनपद में या ग्राम पंचायत में आप जमा कर सकते हैं। सवाल यह है कि वनोपज जो आप संग्रहण करते हैं उसके भी पट्टा बनते हैं। पेड़ के सामुदायिक जो पट्टा है उसमें आपके जलाशय के चारागाह, जहाँ पे पशु मतलब जो गाय है, बकरियां हैं, चढ़ते हैं, वो सब चारागाह के पट्टा भी बनते हैं। पत्थर तोड़ते हैं उसके भी पट्टा बनते हैं। तालाब जहाँ से मछली पकड़ते हैं उसके भी पट्टा बनते हैं। लेकिन वो सामुदायिक पट्टा है, सामूहिक रूप से वो पट्टा बनता है, उसके लिए अपन अलग से बातचीत करेंगे। अभी हम लोग व्यक्तिगत पट्टा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत पट्टा अगर चाहिए तो बहुत सारे साथी के अंदर ये भ्रम था कि शायद एक बार जो पट्टा मिल गया है उसके बाद शायद आप पट्टा देने की प्रक्रिया खत्म हो गई या बंद कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आवेदन कीजिए, आवेदन करने के बाद वो फिर प्रक्रिया चालू हो जाएंगे, फिर आपको पट्टा मिलेगा।
एक जो बात समस्या जो हमको देखने को आया है, जो हमको लोग बताए हैं, वो ये है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 5 एकड़ में कब्जा करके रखे हैं, 1 एकड़ के पट्टा मिले हैं, कोई 2 एकड़ कब्जे करके रखे हैं, उसको 40 डेसिमिल 50 डेसिमिल के पट्टा दे दिए। तो इस तरीके से बहुत अनियमितता हुई है पट्टा देने के सवाल पे गांव के लोगों के साथ, गरीबों के साथ। तो उनका शायद ये उनके बीच में ये एक धारणा है, क्योंकि एक बार पट्टा मिल गया अब वो पट्टा नहीं मिलेगा, इसलिए वो आवेदन नहीं कर रहे हैं। ये सही नहीं है। आवेदन आप कीजिए। अगर आपके पास 5 एकड़ की जमीन में अगर आप कब्जा करके रखें, आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है और आपको पट्टा अगर 1 एकड़ का मिला या 2 एकड़ का मिला या 5 एकड़ से कम जमीन का अगर आपको पट्टा मिला है, जितने जमीन आप कब्जा करके रखे हैं उससे कम भूमि का अगर आपको पट्टा मिला है, तो आप फिर जितना जमीन का पट्टा आपको अभी चाहिए या नहीं मिला है पट्टा पहले, उन सब जमीन के लिए, उन पूरी जमीन के लिए आप आवेदन फिर से जमा कीजिए, आपको पट्टा मिलेगा, उस पर कार्रवाई होगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। जैसे नए आवेदन के प्रक्रिया शुरू होते हैं वैसे आपके भी आवेदन पे प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद आपको भी फिर पट्टा के जो प्रोसेस में जो जिस प्रक्रिया से पट्टा मिलता है उस प्रक्रिया से आपको पट्टा मिलेगा। इसमें नियम है कि अधिकतम 10 एकड़ तक एक कब्जाधारी को पट्टा मिलता है। तो इसीलिए अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है, कब्जा करके रखे हो, तो आपको 10 एकड़ जमीन का ही पट्टा आपको मिलेगा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई हिचक वाली बात भी नहीं है। तो इसीलिए कानून को सही ढंग से जानिए, क्योंकि ये एक कानून है, ये योजना नहीं है, ये कानून है, ये आपका कानूनी अधिकार है। हमारे देश के सबसे गरीब जो आदिवासी समाज है, सबसे गरीब है, जो वनोपज के सहारे अपनी पूरी जीविका को चलाते हैं, जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, उन गरीबों को आर्थिक रूप से थोड़ा मदद पहुंचाने के लिए, आर्थिक रूप से उत्थान करने के लिए कानून हमारे देश के अंदर वामपंथी पार्टियों के दबाव में बना है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे समाज के जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, तंग हालत में जो जीवन गुजर बसर करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति तभी बेहतर हो सकता है जब उनके हाथ पे ज़मीन आएगा, जब वो ज़मीन के मालिकाना हक उनको मिलेगा। वो मालिकाना हक मिलने के बाद वो उस पर बेहिचक बिना डर के एक अनिश्चयता की स्थिति में जो आज गुजर रहा है वो खत्म हो जाएगा, और उनकी भी आमदनी की एक निश्चयता कायम हो जाएगी, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी। और जब उनकी आमदनी बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से वो भी लाभवान होंगे, वो भी थोड़ा बेहतर जिंदगी गुजर बसर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम इसलिए चाहते हैं, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि समाज के सबसे दबे कुचले पिछड़े जो तबके हैं, जिनको कानून के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिनको कानून को सही ढंग से लागू करके उनको अपना हक देने के लिए तैयार नहीं है शासन प्रशासन के लोग, तो हम ये चाहते हैं कि आप इस कानून को समझिए और इस कानून के तहत आप अपना अधिकार को हासिल कीजिए। और ये अधिकार तभी हासिल हो सकते हैं कि हमारा अनुभव है कि देश के अंदर कानून बनने से ही गरीबों को या शोषित जनता को कानून का लाभ नहीं मिलता है। कानून को हासिल करने के लिए भी लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है, उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करना पड़ता है। तो आप लोग भी अपना आवाज़ बुलंद कीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ में एक संगठन है वनाधिकार संघर्ष मंच नाम के, वो संगठन वनाधिकार संघर्ष मंच नाम पे एक संगठन काम कर रहा है, जो इस तरीके से जंगल के भूमि पे या वन भूमि पे जो लोग काबिज है उन लोगों को पट्टा देने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके जो हमारे उन संगठन के जो लीडर्स हैं वो महेश्वर शर्मा हैं, जिनके मोबाइल नंबर ये है आपके सामने रख रहा हूँ। ये अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके नाम है महेश्वर शर्मा जी। उनका नंबर मैं बता दे रहा हूँ फिर से, 6266991464। फिर से बता रहा हूँ, 6266991464। ये उनका नंबर है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी आए, कोई दिक्कतें आए, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं इस फोन नंबर पे। वो हर समय उपलब्ध रहते हैं, आपको वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं, उसका जवाब आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। और हम ये चाहेंगे, हमारा मकसद यही है कि आप अपने हक को लीजिए, अपने हक को आप पहचानिए, अपने हक को लीजिए। और आपकी जो जिंदगी में ये जो स्थिति है, बदतर हालत है, इस हालत से आप थोड़ा सा उभर के सामने आइए। इसीलिए हम ये वीडियो आप लोगों के जानकारी के लिए अपलोड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।